अब हम करने जा रहे हैं चैप्टर 6 लाइंस एंड एंगल्स। ये जो चैप्टर है ये आपके ट्राइंगल्स एंड क्वाड्रिलेटरल के लिए भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो अगर आपके इसके कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर नहीं है ना, तो समझ लीजिए आपको ट्राइंगल और क्वाड्रिलेटरल करने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आने वाली है। तो इसका क्या मतलब है कि इस चैप्टर से नेक्स्ट 3 चैप्टर्स कनेक्टेड है। एक तो लाइंस एंड एंगल्स खुद भी है, फिर ट्राइंगल है, और लास्ट में क्या है, क्वाड्रिलेटरल है। क्या इतनी बात समझ आ रही है? शोर मत करो। हाँ जी, हाँ। तो हमारा जो फर्स्ट एक्सरसाइज है, एक्सरसाइज 6.1 के लिए आपको कुछ बेसिक टॉपिक्स पढ़ने हैं। एक तो ट्रांसवर्सल लाइन क्या होती है और उससे क्या होता है वो देखना है हमें, टाइप्स ऑफ एंगल्स देखने हैं, और टाइप्स ऑफ ट्राइंगल्स के बारे में भी यहीं पर थोड़ा सा जान लेंगे। ठीक है, सबसे पहले बात करेंगे इंटरसेक्टिंग लाइंस की। भाई इंटरसेक्टिंग लाइंस कौन सी होती हैं? कोई भी दो ऐसी लाइंस जो किसी एक कॉमन पॉइंट पर मीट करें, सिर्फ एक पॉइंट होता है ऐसी लाइंस को क्या बोलेंगे? इंटरसेक्टिंग लाइंस। अब आप मुझे ये बताओ कि ये दोनों इंटरसेक्टिंग लाइंस हैं या नहीं है? हैं, क्योंकि अगर आप इसको एक्सटेंड करोगे तो कहीं ना कहीं पर जाकर ये मीट करेंगे या नहीं करेंगी? करेंगी। तो जिनको एक्सटेंड करने के बाद कहीं ना कहीं मीट कर जाएं या ऑलरेडी मीट की हुई हो तो उनको हम इंटरसेक्टिंग लाइंस बोलते हैं, और इसमें एक कॉमन पॉइंट होता है। ठीक है, और इसको बोलते हैं पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। क्या बोलते हैं? पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। अब जरा ध्यान दीजिएगा, व्हेन 2 और मोर लाइंस क्रॉस ईच अदर इन अ प्लेन दे आर कॉल्ड इंटरसेक्टिंग लाइंस। अब 2 एंड मोर्स का क्या मतलब है? हो सकता है एक लाइन ऐसे आ जाए तो ये भी इंटरसेक्टिंग, ये भी इंटरसेक्टिंग और ये भी इंटरसेक्टिंग। समझ आ रही बात है नहीं? अब जरा ध्यान दीजिएगा, ये दोनों लाइंस क्या हैं? अब हमारी जो लाइंस होंगी उनको दो तरीके से डिनोट किया जाएगा, थोड़ा ध्यान समझना। मान लीजिए ये है ए और ये है बी, ये है सी और ये है डी, और ये मान लीजिए पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है ओ। या आपके पास ऑप्शन है कि इसको आप किसी लेटर से डिनोट कर दें, ये मान लीजिए एल और ये मान लीजिए, तो लाइन एल और एम से डिनोट की जा सकती है, या फिर उसके नेम से ए बी सी डी। जब नेम होगा तो कैपिटल लेटर से यूज किए जाएंगे और यहां पर स्मॉल लेटर्स। ठीक है, इसके बाद जो कॉमन पॉइंट होता है उसको बोलते हैं पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। ये मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बता दिया। पैरेलल लाइंस कौन सी होती हैं? भाई ऐसी लाइंस जो आपस में कभी भी मीट ना करें, जिनका कोई भी कॉमन पॉइंट ना हो, उनको हम क्या बोलेंगे? पैरेलल लाइंस बोलेंगे। अब पैरेलल लाइंस जो होती हैं उनको अगर आप आगे एक्सटेंड करो या पीछे एक्सटेंड करो, कभी भी आपस में मीट नहीं करेंगे। और इनके बीच में जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस होती है, ये वाली परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ये वाली परपेंडिकुलर डिस्टेंस और ये वाली परपेंडिकुलर डिस्टेंस कॉमन रहती है। क्योंकि अगर ये कॉमन नहीं हुआ, कम ज़्यादा हो गया, तो फिर ये लाइंस क्या कर जाएंगी? मीट कर जाएंगे या फिर इंटरसेक्टिंग लाइंस हो जाएंगी। समझ आ रही बात या नहीं? अगेन इसको आप ए, इसको बी, इसको सी और इसको डी ले सकते हो, और इसको ले सकते हो एल या एम। दोनों में से कोई एक लेना है, दोनों नहीं लेने। ठीक है, और जो पैरेलल लाइंस होती हैं उनको लिखा जाता है एल पैरेलल टू एम, या फिर ए बी पैरेलल टू सी डी। ऐसे ये बीच में ऐसे दो लाइंस जो हैं वो सिंबल हैं पैरेलल लाइंस के। ठीक है, सो इफ टू लाइंस डू नॉट इंटरसेक्ट ईच अदर एनीवेयर द लाइन आर कॉल्ड पैरेलल। ठीक है, पैरेलल एक्सियम क्या होती है जरा ध्यान दीजिएगा। मान लीजिए, पहले पढ़ लेते हैं, वो कह रहे हैं इफ एल इज अ लाइन, ये है एल, एंड ए इज अ पॉइंट नॉट ऑन दिस लाइन। मान लीजिए ये है एक पॉइंट ए, वो कह रहे हैं देयर इज वन एंड ओनली वन लाइन विच पासेस थ्रू दिस थ्रू ए एंड इज पैरेलल टू एल। क्या मतलब है? वो कह रहे हैं दुनिया में सिर्फ और सिर्फ एक ही ऐसी लाइन हो सकती है जो इसके पैरेलल भी पैरेलल हो। क्योंकि अगर ये पैरेलल नहीं हुई, मान लीजिए ये लाइन ऐसे पास कर रही है ऐसे, तो ये आगे जाके कहीं ना कहीं मीट कर जाएंगे। तो थोड़ा सा भी अगर आपने लाइन को आगे पीछे बेंड किया
तो वो कभी ना कभी कहीं ना कहीं पर जब आप उनको एक्सटेंड करेंगे तो वो मीट कर जाएंगे, मतलब इंटरसेक्टिंग लाइंस हो जाएंगी। तो पैरेलल लाइन सिर्फ और सिर्फ एक ही हो सकती है, थोड़ा सा भी आपने इसको बेंड किया जाकर मीट कर जाएगी। ये पैरेलल एक्सियम। लाइन सेगमेंट क्या होती है जरा समझिए। किसी भी एक लाइन के आप छोटे से हिस्से को कट करके निकाल लें तो वो होती है लाइन सेगमेंट, ठीक है। ऐसे ए बी, लाइन जो है वो बोथ साइड्स इनफाइनाइटली एक्सटेंड की जा सकती है। अ लाइन डज नॉट हैव एनी एंड पॉइंट, एंड पॉइंट नहीं होता है, और लाइन सेगमेंट का 2 एंड पॉइंट होता है। इसीलिए जब लाइन हम ड्रॉ करते हैं तो एरो बनाते हैं साइड्स में, और जब लाइन सेगमेंट बनाते हैं क्योंकि हमने 2 एंड पॉइंट ले लिए हैं तो फिर वहां पर एरो बनाने की आवश्यकता नहीं है, ठीक है। तो ये होती है लाइन सेगमेंट, अ पार्ट ऑफ लाइन। ध्यान से पढ़ लीजिए। वो कह रहे लेट 2 पॉइंट्स ए एंड बी ऑन लाइन एल कनेक्टेड पार्ट सेगमेंट ऑफ द लाइन विद एंड पॉइंट्स ए एंड बी इज कॉल्ड लाइन सेगमेंट। क्लियर हो गई बात? ये रे क्या होती है? जैसे आपने बोला सन की रेज, ये मान लीजिए सन है और यहां से आपके पास आ रही है रे, तो इस केस में ये हो गया इसका एंड पॉइंट, और ये रे कहां तक जाएगी? इनफाइनाइटली। इसका मतलब अ रे हैज अ एंड पॉइंट और दूसरा एंड पॉइंट नहीं होता है, ठीक है। तो रे का जो है वो 1 एंड पॉइंट होता है, एक एंड पॉइंट होता है। लाइन का कोई भी एंड पॉइंट नहीं होता, लाइन सेगमेंट के 2 एंड पॉइंट्स होते हैं और रे का 1 एंड पॉइंट होता है, ठीक है। अब मान लीजिए ये है ए और ये है बी। रे को कैसे लिखा जाता है? ए बी, ये है इसका इनिशियल पॉइंट, ये क्या है इसका? इनिशियल पॉइंट, और ये है इसका टर्मिनेटिंग साइड, या फिर आप पॉइंट बोल सकते हो क्योंकि ये बढ़ती चली जा रही है, ठीक है। अब अगर आप देखें तो इनिशियल पॉइंट मैंने पहले लिखा और टर्मिनेटिंग पॉइंट बाद में लिखा। इसी रे को अगर ऐसे लिख दिया जाता ए बी इधर की तरफ, तब भी इनिशियल पॉइंट पहले आता और टर्मिनेटिंग पॉइंट बाद में आता है, और यहां पर एरो हमेशा लेफ्ट टू राइट ही बनेगा। सर ऐसे नहीं लिख सकते बी ए और एरो इधर बना दे? नहीं, ये गलत रिप्रेजेंटेशन है। रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ रे इज ऑलवेज फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, फ्रॉम इनिशियल पॉइंट टू टर्मिनेटिंग पॉइंट। बनी हुई कैसे भी हो सकती है, रे बनाई किधर भी जा सकती है, बट लिखी एक तरीके से ही जाएगी, ठीक है। सो अ रे इज अ पार्ट ऑफ लाइन हैविंग 1 फिक्स्ड पॉइंट एंड अदर पॉइंट डज नॉट हैव एन एंड पॉइंट, ठीक है। एक रे थी, बोथ साइड्स, ये मान लीजिए ए और ये मान लीजिए बी। इस रे का एक पार्ट आप ले लीजिए तो ये हो गया एंड पॉइंट, और ये इसका कोई एंड पॉइंट है ही नहीं, समझ गए। अपोजिट रेज क्या होती है भाई? मान लीजिए ये है ओ ए और एक इधर में रे बना दूं ओ बी, तो ये क्या हो जाएंगी? अपोजिट रेज हो जाएंगी, ठीक है। So two rays OA and OB are said to be opposite rays if they are collinear and point O is the only common point of the two rays, ठीक है। एंगल क्या होता है जरा समझिए। ये देखिए बनता कैसे एंगल, मैं आपको समझा देता हूं। मान लीजिए आपने एक रे ली, ठीक है, और इस रे को आपने पकड़ा और ऐसे घुमा दिया, ठीक है जी। पहले एक नॉर्मल लाइन थी, उसको पकड़ा और ऐसे रोटेट कर दिया, तो ये जो साइड थी ये थी आपकी इनिशियल साइड। कैसी थी? इनिशियल साइड। और ये क्या है आपकी? टर्मिनल साइड या फिर टर्मिनेटिंग साइड, जो भी आपको बोलना हो बोल सकते हो, ठीक है। टर्मिनेटिंग साइड में क्या है? जो हमने पकड़ के रोटेट की,
ऐसा आपको कहां पे देखने को मिलता है? सीजर देखिए, सीजर रे एक के ऊपर एक होती है, फिर एक को पकड़ के आप ऐसे रोटेट करते हो, तो बीच में जो गैप बन जाता है वो क्या है? एंगल है। या कंपास देखा है? कंपास, कंपास को जब आप खोलते हो तो बीच में एक एंगल बन जाता है। क्लॉक देखिए, क्लॉक, तो टू जो आपकी मिनट हैंड और जो आवर हैंड होती है या सेकंड हैंड होती है, उनके बीच में एंगल्स बनते हैं, ठीक है। अच्छा, अब यहां पर एंगल जो है वो दो तरीके के बन सकते हैं, एक पॉजिटिव और दूसरा नेगेटिव। नेगेटिव कैसे बनेगा जरा ध्यान दीजिएगा। ये है आपकी इनिशियल साइड, अगर मैंने इसको क्लॉकवाइज रोटेट किया तो एंगल विल बी कंसिडर्ड एज पॉजिटिव एंगल। क्लॉकवाइज बोलो, एंटी क्लॉकवाइज, सॉरी, आई एम सो सॉरी, क्लॉकवाइज लिख दिया मैंने। एंटी क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज। एंटी क्लॉकवाइज में क्या होता है भाई? ऐसे ऊपर। क्लॉकवाइज को समझते हो, घड़ी कैसे ऐसे चलती है ना, टिक 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 टिक, ये क्लॉकवाइज हो गया। अगर उल्टा चलेगा तो एंटी क्लॉकवाइज। अब अगर ये एंगल मैंने क्लॉकवाइज घुमा दिया, क्लॉकवाइज घुमा दिया इधर की तरफ, तो ये हो जाएगा क्लॉकवाइज। ये कैसा है? क्लॉकवाइज है। और अगर क्लॉकवाइज होगा तो एंगल विल बी नेगेटिव। आपको ज़्यादा डिटेल में जाने की जरूरत नहीं, आपको 11th क्लास में ज़्यादा समझना है। अभी तो आप इतना समझ लीजिए, एंगल टू टाइप्स के होते हैं, पॉजिटिव एंड नेगेटिव। आपको सिर्फ पॉजिटिव के बारे में ही पढ़ना है, ठीक है। अच्छा, जहां पर ये दोनों मीट करते हैं इसको बोलते हैं वर्टेक्स। क्या बोलते हैं? वर्टेक्स। अब इसको हम आर्म्स भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? आर्म्स ऑफ द एंगल, ठीक है, आर्म्स ऑफ द एंगल। अब जब आप एंगल लिखेंगे, इस एंगल को लिखने के दो तरीके हैं आपके पास, एक तो है ए ओ बी, दूसरा आपके पास तरीका है बी ओ। जहां पर एंगल बनता है वो हमेशा बीच में लिखा जाता है। या एक और भी तरीका होता है एंगल ओ। ये आप एंगल ए, एंगल बी, एंगल सी तब डिनोट करते हैं जब सिंगल एंगल हो। लेकिन अगर मान लीजिए यहां पर एक और लाइन है सी, तो यहां पर एक एंगल ये बन रहा है, एक एंगल ये बन रहा है, एक एंगल ये बन रहा है, तो क्या आप इसको एंगल ओ से डिनोट कर सकते हैं? नहीं, क्योंकि एंगल ओ कौन सा वाला भाई साहब? ऊपर वाला, नीचे वाला, या पूरा? तो जब एक ही जगह पर बहुत सारे एंगल्स बन रहे होते हैं तब हमें ऐसे लिखना होता है, और जब एंगल नहीं बन रहा है तो आप सिंगल लेटर से भी डिनोट कर सकते हो, ठीक है। अब डेफिनेशन देख लेते हैं भाई। एन एंगल इज द यूनियन ऑफ टू नॉन कोलिनियर रेज विद अ कॉमन इनिशियल पॉइंट। ये इसका इनिशियल पॉइंट या फिर वर्टेक्स होता है। अब ये टू रेज हैं, इनके बीच में जो गैप है वही होता है एंगल। क्या होता है? एंगल। नॉन कोलिनियर, कोलिनियर मतलब पैरेलल हो जाती हैं, पैरेलल नहीं होनी चाहिए, ठीक है। कॉन्ग्रुएंट एंगल क्या होते हैं समझिए जरा। कॉन्ग्रुएंट एंगल क्या होते हैं भाई? मान लीजिए एक एंगल है ये मेरे पास ए ओ बी, ये एंगल है, ठीक है। मान लीजिए ये है 30 डिग्री का। यही सेम एंगल मैं फिर से बना दूं, पी ओ क्यू बना दूं, ये भी कितने डिग्री का? दो एंगल अगर सेम डिग्री के हैं तो उनको कॉन्ग्रुएंट एंगल कहा जाता है, ठीक है। टू एंगल्स आर सेड टू बी कॉन्ग्रुएंट इफ द ट्रेस कॉपी ऑफ वन कैन बी सुपरपोज्ड ऑन द अदर टू कवर इट कंप्लीटली एंड एग्जैक्टली। तो इसको उठाकर अगर मैं इसके ऊपर रखूं तो बताओ ये इसको कंप्लीटली ओवरलैप करेगा या नहीं करेगा? करेगा। इसका मतलब कैसा एंगल? कॉन्ग्रुएंट। रिफ्लेक्स एंगल कौन सा होता है जरा समझिए। आपने क्या किया, एक रे ली, अब इसके बारे में पढ़ाऊंगा अभी मैं आपको, और इसको पकड़ के ऐसे घुमा दिया, तो देखो ऐसे लेकर आओगे तो 10 डिग्री, 20 डिग्री, 90 डिग्री, 100 डिग्री, 120, 160, 180, और 180 से अगर ज़्यादा हो गया, अगर एंगल 180 डिग्री से ज़्यादा, इफ एन एंगल इज ग्रेटर देन
180 डिग्री, तो ऐसे एंगल को हम क्या बोलेंगे? 180 डिग्री। और एक चीज एक और भी लिख देता हूं भाई, 0 डिग्री से होना चाहिए बड़ा, और सॉरी 180 डिग्री से होना चाहिए बड़ा और 360 डिग्री से होना चाहिए छोटा। ऐसे ऐसा एंगल जो 180 डिग्री से बड़ा हो और 360 से थोड़ा सा छोटा हो, थोड़ा बहुत जितना भी हो, ऐसे एंगल को क्या बोलते हैं? रिफ्लेक्स एंगल। अब जरा ध्यान से समझिएगा, यहां पर मान लीजिए ये है ए, ये है ओ और ये है बी। यहां पर आपको दो एंगल्स नजर आएंगे, एक ऊपर वाला और एक नीचे वाला। क्या आपको नजर आ रहा है? एक एंगल जो है वो नॉर्मल एंगल है ए ओ बी, ए ओ बी, और ये ऊपर भी कौन सा एंगल बन रहा है? ए ओ बी ही बन रहा है। तो हमें कैसे पता चलेगा भाई रिफ्लेक्स एंगल है या फिर नॉर्मल एंगल है? तो उसके ऊपर लिखा जाता है, उसके ऊपर लिखा जाता है रिफ्लेक्स एंगल ऑफ ए ओ बी। इसका मतलब यहाँ एंगल ऊपर और नीचे बन रहे हैं, दोनों ए ओ बी हैं, लेकिन एक एंगल 180 डिग्री से ज़्यादा बड़ा है और एक छोटा है। तो बड़ा वाला जो एंगल है वो रिफ्लेक्स एंगल, और वहां पर आपको मेंशन करना पड़ता है रिफ्लेक्स एंगल ऑफ ए ओ बी। ठीक है? सो एंगल हुज मेजर इज मोर देन 180 इज कॉल्ड। अब जरा देखिए एडजेसेंट एंगल, एडजेसेंट एंगल जरा देखिए, समझिए। एडजेसेंट एंगल्स, मुझे लगता है आप लोगों को एक्यूट एंगल, ठीक है, राइट एंगल, ऑब्ट्यूज एंगल, स्ट्रेट एंगल, रिफ्लेक्स एंगल, कंप्लीट एंगल, जीरो एंगल, ये आप लोगों को ऑलरेडी पता है। एक बार और बता देता हूं मैं, एक्यूट एंगल क्या हो? जो 0 डिग्री से बड़ा हो, 90 डिग्री से छोटा हो, वो एक्यूट एंगल। जो 90 डिग्री हो वो राइट एंगल। जो 90 डिग्री से बड़ा हो और 180 से छोटा हो, ऑब्ट्यूज एंगल। जो एग्जैक्टली 180 हो वो स्ट्रेट एंगल। जो 180 से बड़ा हो, रिफ्लेक्स एंगल। जो एग्जैक्टली 360 हो वो कंप्लीट एंगल, और 0 डिग्री का एंगल को जीरो एंगल कहते हैं। समझ गए? अब जरा देखिए, अब यहां पर एक एंगल था ए ओ बी, इसके बीच में मैंने एक लाइन ड्रॉ कर दी, इसके बीच में मैंने एक लाइन ड्रॉ कर दी। अब क्या हुआ? पहले एक कंप्लीट एंगल था, अब यहां पर दो एंगल आ गए। तो ये दोनों क्या है? एडजेसेंट एंगल। मान लीजिए भाई इन दोनों के बीच में मैंने कहा भाई एक बच्चा और आ गया, मैंने कहा बीच में इसको एडजस्ट कर लो। तो अगर एक चीज को दो या दो से ज्यादा पार्ट्स में डिवाइड कर दिया जाए उसको एडजेसेंट बोलते हैं। ठीक है? तो यहां पर भी एंगल यही है, और बिल्कुल बगल बगल वाले। भाई मान लीजिए इस बेंच पे जो बच्चे बैठे हुए, मैं पीछे वालों से बोलूं कि भाई ये बच्चा है, इसको एडजस्ट कर लो, कोई सेंस बन रहा है क्या? उसको बैठाना यहाँ है, पीछे से वालों से मैं बोल रहा हूँ, तो बिल्कुल बगल वालों के लिए बोलते हैं एडजेसेंट। ठीक है? आप दो को एडजस्ट करना पड़ेगा अगर मुझे बैठाना है तो यहां पर दो एडजेसेंट बन रहे हैं। टू एंगल्स आर कॉल्ड एडजेसेंट इफ दे हैव कॉमन वर्टेक्स एंड अ कॉमन आर्म। एक कॉमन आर्म होनी चाहिए ये वाली, और एक कॉमन वर्टेक्स होना चाहिए। अगर ऐसा है तो फिर वो एडजेसेंट एंगल्स होते हैं। ठीक है? अब जरा देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट चीज बताने जा रहा हूं, बहुत ज्यादा, और एकदम आंखें और दिमाग खुला हुआ होना चाहिए। ये एक स्ट्रेट एंगल है, मान लीजिए ये है ए, ये है ओ, और ये कैसा एंगल? स्ट्रेट एंगल। स्ट्रेट एंगल कितने डिग्री का होता है? क्या कभी आप लोगों के घर पे जब गेस्ट आते हैं और मम्मी के पास रुपए खुले ना हो तो वो कहती जा दुकान वाले से खुले करवा ला, 500 रुपये थोड़ी ना। मान लीजिए गेस्ट आए हुए हैं आप घर पे और उन्हें मिलाई देनी है, 500 रुपये कौन देगा ही ना, ये वैसे मिठाई कम लेकर आते हैं। तो फिर क्या होता है? खुले रुपये मंगाती है नहीं मंगाती? या बच्चों को 500 रुपये थोड़ी देंगे, 100 रुपये दे देते हैं इनको। तो उस केस में हमें चेंज करवाने पड़ते हैं। लेकिन एक बात, जब आप चेंज करवा कर लेकर आते हो तो क्या वो आपको 500 के 500 ही देता है या कम देता है? पूरे देगा ना। मतलब 100 के अगर 4 दे दिए तो चारों को अगर दोबारा से आप ऐड कर लो तो क्या मिलेगा? दोबारा से 500 रुपये मिलेंगे। ये सोच रही है? अरे 5 समझ जाओ ना। अगर 100 के 5 नोट दे दिए तो 500 हो गए या नहीं हो गए? अगर 50 के दे दिए तब भी ऐड करोगे तो टोटल जो है वो हमेशा कितना रहेगा?
500 ही रहेगा अगर आपने चेंज करवाया तो। इसी तरीके से हुआ क्या, एक स्ट्रेट एंगल था, बीच में एक लाइन आ गई जिसकी वजह से टू एडजेसेंट एंगल्स बन गए, लेट्स से ए एंड बी। भाई इन दोनों का सम अभी भी कितना रहेगा, 180। और रीजन क्या रहेगा इस केस में, लीनियर पेयर। ध्यान दीजिएगा, पेयर का मतलब होता है टू। जब टू एंगल्स का सम 180 होगा तब वो लीनियर पेयर। अब वो एंगल अलग अलग नहीं होने चाहिए, एडजेसेंट एंगल्स का सम। इफ सम ऑफ टू एडजेसेंट एंगल्स इज 180 देन द सम ऑफ टू एंगल्स इज सेड टू बी लीनियर पेयर। और अगर टू एंगल्स का सम लीनियर 180 है तो वो दोनों क्या हो जाएंगे, एडजेसेंट एंगल्स। अब बच्चों को लगता है हमेशा लीनियर पेयर में ऐसा ही डायग्राम बना होगा। अरे भाई ऐसा हमेशा नहीं बना होता है, अलग अलग होते हैं। देखो कैसे, मान लीजिए ये लाइन है, ठीक है, और यहां पे कोई एक एडजेसेंट एंगल ऐसे बना हुआ है। अब आपको लगेगा ये तो लीनियर पेयर है ही नहीं। अरे क्यों नहीं भाई, ये एक स्ट्रेट लाइन और ये दो एंगल बन रहे हैं। मान लीजिए ये एक्स है और ये वाई है, इन दोनों का सम अभी भी तो कितना है, 180 है या नहीं है। अब आपको लगता है अच्छा ऐसे बनेगा, ये ऐसे। अरे भाई ये वाली साइड इधर भी हो सकती है, तो यहां पर और यहां पर ये जो दो एंगल बन रहे हैं ये भी तो कितने हैं, तो एक ही लाइन पर मोर देन वन लीनियर पेयर हो सकते हैं। इधर एक बन रहा है, एक इधर बन रहा है। और अगर यहां पे, थोड़ा ध्यान समझना, ये एक लाइन बन जाए, इसको मैं इरेज कर देता हूं, तब भी बन रहा है ये और ये देखो एक स्ट्रेट लाइन और बीच में एक पॉइंट है और वहां से एक लाइन ड्रॉ हो रही है, तो लीनियर पेयर बन रहा है। समझ आ रही बात या नहीं। तो ये ऐसे भी हो सकता है, ये लाइन नीचे भी ड्रॉ हो सकती है, तो यहां पर इस वाले एंगल और इस वाले एंगल का सम। समझ आ रही बात या नहीं। तो ये होता है लीनियर पेयर। आई होप कि याद रहेगा। आगे बढ़े, पेयर का मतलब टू एंगल्स का सम 180 होना चाहिए। अब इसका अपोजिट, वो क्या कह रहे हैं, इफ अ सम ऑफ टू एडजेसेंट एंगल्स सो फॉर्म्ड इज 180 देन द नॉन कॉमन आर्म्स ऑफ द एंगल फॉर्म अ लाइन। ठीक है, वो क्या कह रहे हैं, अभी मैंने आपको क्या बताया कि अगर एक स्ट्रेट लाइन है और बीच में अगर कोई मैंने लाइन ड्रॉ कर दी इस तरीके से, तो इन टू एंगल्स का सम कितना होगा, 180। रीजन क्या होगा, लीनियर पेयर। अब वो ये कह रहे हैं कि अगर टू एडजेसेंट, ध्यान समझना, अगर टू एडजेसेंट एंगल्स का सम 180 आ रहा है तो नॉन कॉमन आर्म, जो कॉमन आर्म है उसको छोड़ दो, तो ये दोनों क्या हो गई, नॉन कॉमन हो गई, नहीं हो गई इन दो एंगल्स के लिए। तो जो नॉन कॉमन आर्म है वो कितना होगा, एक स्ट्रेट लाइन फॉर्म करेंगे। क्या करेंगे, एक स्ट्रेट लाइन फॉर्म करेंगे। समझ आ रही बात या नहीं, ये क्लियर हो गई बात या नहीं। अपोजिट अपोजिट अपोजिट, इससे पहले हमने ये देखा कि भाई एक अगर स्ट्रेट लाइन है और बीच में कोई कॉमन आर्म बना दी जाए तो इन टू एंगल्स का सम 180 होता है। अब वो कह रहे अगर टू एंगल्स का सम 180 है, टू एडजेसेंट सम का सम, टू एडजेसेंट एंगल्स का सम 180 है, और जो नॉन कॉमन आर्म्स हैं, नॉन कॉमन, ये देखो कॉमन थोड़ी ना, कॉमन तो ये है, देखो इस एंगल के साथ ये कॉमन है, तो जो नॉन कॉमन आर्म है वो एक स्ट्रेट लाइन फॉर्म करेगी। समझ आ रही बात है, ये कहना चाहिए, पता क्वेश्चन में लिखा होगा ना, इंटीरियर ऑफ टू एंगल्स, एक्सटीरियर ऑफ एन एंगल। समझो जरा, एक मैंने एंगल बनाया, ये है ए, बी और सी। इसके अंदर जो पॉइंट्स होंगे ए, बी, सी, डी, ये होंगे इंटीरियर ऑफ एन एंगल, और जो बाहर पॉइंट्स लिखे हुए होंगे वो क्या होंगे, एक्सटीरियर। और अगर ऊपर बना हुआ है तो ऑन दी एंगल। ठीक है, समझ आ रही बात है नहीं।
क्यों? ऐसा कुछ कंपलसरी थोड़ी ना, ओ ही है, कुछ भी आ सकता है। अरे ऐसा कुछ नहीं, एक्स वाई जेड लिख देंगे, वो ए बी सी लिख देंगे, पी क्यू आर लिख देंगे, ओ ज़रूरी नहीं है, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, अब ज़रा देखो मेजर ऑफ एन एंगल। मेजर ऑफ एन एंगल होता क्या है, किस तरीके से मेजर करते हैं? इसकी जो एसआई यूनिट होती है एंगल की, वो होती है डिग्री। क्या होती है? जैसे हम टेम्परेचर सेल्सियस, फ़ारेनहाइट या केल्विन में मेजर करते हैं, डिस्टेंस को हम सेंटीमीटर, मीटर या किलोमीटर मेजर करते हैं, वैसे ही एंगल को हम डिग्री में मेजर करते हैं। किस में मेजर करते हैं? डिग्री में। डिग्री क्या बताता है आपको? रोटेशन। इसको पकड़ा मैंने, ऐसे रोटेट किया, आपने इस लाइन को कितना रोटेट कर दिया, उसको बोलते हैं मेजर ऑफ एन एंगल। ठीक है, लेट्स से दिस इज ए, दिस इज ओ एंड दिस इज बी। तो इसका जो मेजरमेंट है वो लिखा जाएगा, एंगल ए ओ बी का जो मेजरमेंट है वो मान लीजिए 30 डिग्री है। क्या है? तो यहां से यहां तक इसको कितना रोटेट कर दिया गया है? 30 डिग्री रोटेट कर दिया गया है। बताइए, बात समझ आ रही है? सो द अमाउंट ऑफ टर्निंग फ्रॉम ओ ए टू ओ बी इज कॉल्ड द मेजर ऑफ एन एंगल, और इसको मेजरमेंट को लिखा जाता है एम एंगल ए ओ बी। द एंगल इज मेजर्ड इन डिग्री डिनोटेड बाय दिस, ऐसे। ठीक है, एंगल के ऊपर ऐसे एक डिग्री का सिंबल लगा दिया जाता है। क्लियर हो गया यहां तक? आगे बढ़ते हैं। एन एंगल ऑफ 360 डिग्री। भाई 360 डिग्री क्या होता है, जरा देखिए। मान लीजिए ये एक साइड है और मैंने इसको पकड़ा और घुमाकर यहीं पे ले आया, ऐसे पकड़ा और घुमा के यहीं पे ले आया, तो यहां पर जो एंगल बनेगा वो कितने का बनेगा? 360 डिग्री बनेगा, यही बनेगा। इसको बोलते हैं कंप्लीट एंगल। क्या बोलते हैं? कंप्लीट एंगल। अब मैं यहां पर कितनी भी रेस ड्रॉ कर दूं, एक ये ड्रॉ कर दी, एक ये ड्रॉ कर दी, एक ये ड्रॉ कर दी। अब मैंने इतने सारे एंगल्स ड्रॉ कर दिए, बट एंगल ए, एंगल बी, एंगल सी, एंगल डी, इन 4 एंगल्स का सम अभी भी कितना रहेगा? 360 डिग्री। ये है कंप्लीट एंगल। बताइए, बात समझ आ रही है? अब बात करते हैं टाइप्स ऑफ एंगल्स की। टाइप्स ऑफ एंगल मैंने आपको पहले ही बताए थे। राइट एंगल, अगर एंगल एग्जैक्टली कितने डिग्री का है, ये एंगल, और फिर यहां पर जो एंगल बन रहा है वो एग्जैक्टली 90 डिग्री का बन रहा है, और ऐसे यहां पर एक रेक्टेंगल टाइप का बना देते हैं, और ये डिनोट करता है कि वो एंगल 90 डिग्री का है, चाहे दिया हो या ना दिया हो। अगर ये नहीं दिया है तब आप क्वेश्चन में 90 डिग्री नहीं ले सकते, चाहे आपको लग रहा हो। जब तक वो क्वेश्चन में लिख कर नहीं देंगे या फिर ऐसा सिंबल नहीं बनाएंगे, आप उसको 90 डिग्री नहीं ले सकते। ठीक है, तो एंगल अगर डायरेक्टली 90 डिग्री है तो राइट एंगल। अगर एंगल देखो 0 डिग्री से बड़ा और 90 डिग्री से छोटा है, फिर जो एंगल बनता है, ये एंगल मान लीजिए एग्जैक्टली कितने डिग्री का है भाई? 90 डिग्री। और ये वाला एंगल क्या है? 0 डिग्री से बड़ा है और 90 डिग्री से छोटा है। तो ये हो गया आपका एक्यूट एंगल। सो एंगल हुज मेजर इज मोर देन 0 बट लेस देन। ऑब्ट्यूज क्या होगा? अगर इसी को पकड़ के मैं क्या करूं, नाइन्टी डिग्री से बड़ा बट 180 डिग्री से छोटा, ये वाला एंगल,
तो यहाँ पर जो एंगल है वो 90 डिग्री से बड़ा है और 180 से छोटा है। तो ऐसे एंगल को हम क्या बोलते हैं? एंगल हुज मेजर इज मोर देन 90 बट लेस देन 180 इज कॉल्ड ऑब्ट्यूज एंगल। स्ट्रेट एंगल क्या होता है? अब समझना, बच्चे लीनियर पेयर और स्ट्रेट एंगल में बहुत ज्यादा कंफ्यूज होते हैं, तो समझ लीजिए जरा। ये है आपकी एक लाइन, ठीक है जी, और यहां पर बहुत सारी रेज आए। अगर सिर्फ 2 एंगल्स बन रहे हैं तो रीजन क्या होगा? लीनियर पेयर। लेकिन अगर 2 से ज्यादा बन रहे हैं, 2 से ज्यादा एंगल्स बन रहे हैं, तो ये हो गया ए, ये हो गया बी, ये हो गया सी और ये हो गया डी। ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी। जब मोर देन 2 एंगल्स का सम 180 होता है तो रीजन होता है स्ट्रेट एंगल। अगर एग्जैक्टली 2 है तो लीनियर पेयर, पेयर का मतलब ये क्या होता है? 2। अगर 2 से ज्यादा है तो रिफ्लेक्स एंगल। अभी मैंने आपको बता ही दिया तो इसको दोबारा से बताने की जरूरत नहीं है। अब जरा देखिए, 2 लाइंस इंटरसेक्ट ईच अदर देन वर्टिकली अपोजिट एंगल्स आर इक्वल। ये हमें शो करना है, प्रूव करना है। तो जरा ध्यान दीजिएगा, मान लीजिए ये है ए ओ बी, ये है आपका सी और ये है आपका डी, ठीक है। तो अब हमें यह शो करना है कि वर्टिकली अपोजिट एंगल्स, ये है मान लीजिए एक्स और ये है वाई, ये दोनों आपस में क्या है? इक्वल है। या फिर ए बी सी ले लेते हैं। तो ये है ए, ये है बी, ये है सी और ये है डी। तो ये लाइंस जब इंटरसेक्ट करती हैं तो ये वाले एंगल्स क्या होते हैं? वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। क्या इतनी बात समझ आ रही है? वर्टिकली एक्स बनाएंगे, एक ऊपर और एक एंगल नीचे का, एक ये वाला और एक वर्टिकली अपोजिट एंगल। गला खराब हो रहा है यार बहुत ज़्यादा। कल पीली ठंडी कोल्ड ड्रिंक, फ्रेंड आ गया था, काम हो गया। इधर देखो जरा, अब अभी मैं टारगेट कर रहा हूं किसको? ए और सी को इक्वल प्रूव करने की कोशिश कर रहा हूं। तो मुझे पता है ए और बी का सम कितना होगा? रीजन क्या होगा? ये रही मेरी फर्स्ट इक्वेशन। इसी तरीके से बी और सी प्लस बी, इन दोनों का सम भी कितना होगा? रीजन अभी भी क्या है? लीनियर पेयर। जरा ध्यान दो, राइट हैंड साइड में 180 है ही नहीं है, तो मैं क्या कर रहा हूं? इक्वेटिंग फर्स्ट एंड सेकंड इक्वेशन। भाई फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन को क्या कर रहा हूं? इक्वेट। तो क्या होगा? a प्लस बी इज इक्वल टू सी प्लस डी। बी से बी कैंसिल आउट, a इज इक्वल टू सी। तो a और c आपस में इक्वल आ गए ना। सिमिलरली कई बार प्रूव करने के लिए आ जाता है ये। सिमिलरली b इज इक्वल टू डी, हैंस वर्टिकली, ई आता है ना यार वर्टिकली में, कंफ्यूज जाता हूं। वर्टिकली अपोजिट एंगल्स आर इक्वल। बताइए इतनी बात समझ आ रही है नहीं आ रही है?